और उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, आज गाजियाबाद में थी और अपनी पार्टी को मजबूती देने के लिए वो अलग अलग गलियों में घूम रही थी। लेकिन प्रियंका गांधी से इतर अगर हम बात करें तो गोरखपुर में आज गोरखपुर शहर से सीएम योगी ने अपना पर्चा भरा है और सीएम योगी ने पर्चा भरते हुए ये भी बताया है कि 1 करोड़ लगभग 55 लाख की संपत्ति उनके पास है। इसके अलावा सीएम योगी के महत्वपूर्ण है कि बाबा जो है वो रिवॉल्वर और एक राइफल भी रखते हैं। लेकिन इससे इतर और और जयंत चौधरी ये दोनों थे। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने आगरे में क्या कुछ कहा ये भी जानेंगे, लेकिन जहां बैठे हैं हम यानी गाजियाबाद की स्थिति बताओ। जो जिला है इसमें लोनी है। लोनी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि लोनी क्षेत्र में ही गाजीपुर बॉर्डर था जहां किसानों का आंदोलन था और वहां के जो विधायक थे उस विधायक से काफी लोग नाराज भी हैं। नंद किशोर गुर्जर जो विधायक अभी भी कैंडिडेट हैं बीजेपी के, लेकिन गाजियाबाद के जो लोनी के अलावा मुरादाबाद है, मोदी नगर है और शाहिबाबाद और गाजियाबाद, लेकिन ये गाजियाबाद मुख्य रूप से, और यही हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर गाजियाबाद क्या है और क्यों यहां हम जुड़े हुए हैं, क्यों यहां से हम आपके लिए कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं। ये जो थोड़ा सा पीछे दिखाना चाहूंगा, ये जो लाल मन लस्सी वाले हैं ये भी यहां बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते आए हैं। और ये गाजियाबाद का एक, अभी जब मैं ये कार्यक्रम शुरू करने जा रहा था तो कहा जा रहा था कि कभी यहां जबरदस्त भीड़ हुआ करती थी, आधा किलोमीटर की भीड़ लस्सी पीने वालों की होती थी। और ये जगह यहाँ का नया बस स्टैंड है। लेकिन इन सब की बात करें उससे पहले आपको एक बाइट दिखाना चाहता हूं। जो गोरखपुर में यानी योगी आदित्यनाथ जब पर्चा भर के निकले तो उनका साथ दे रहे थे देश के गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा वहां गोरखपुर में, आइए ये सुन लेते हैं और इसके बाद फिर आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। आइए सुनते हैं अमित शाह। मित्रों, गोरखपुर के लिए एक जमाना में यूपी बिहार के माफियाओं के छुपने की स्थान माना जाता था। आज गोरखपुर के स्पेलिंग को सुबह सुबह ही मुझे एक पत्रकार ने व्हाट्सएप किया कि अमित भाई वहां बता दे जा। मैं को बता दूंगा भैया, व्हाट्सएप करो। उसने बहुत सुंदर व्हाट्सएप किया है। जी से गंगा एक्सप्रेस बोलिए, जी से, ओ से ऑर्गेनिक कृषि बोलिए, ओ से, आर से रोड, ए से एम्स, के से खाद का कारखाना, पीयू से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और आर से एक रंगी लोग बाबा साहब का दिया हुआ संविधान उसको भी खत्म करना चाहिए। तो आपने सुना अभी ये थे अखिलेश यादव जो आज आगरा में थे। अखिलेश यादव के साथ जयंत चौधरी भी थे। अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, ये दोनों का गठबंधन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या कमाल दिखाएगा ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले जैसा भी हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे गोरखपुर शहर। आज पहली बार योगी आदित्यनाथ ने विधायक पद के लिए पर्चा भरा है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हुए तो एमएलसी बने और उससे पहले 5 बार के सांसद रह चुके हैं, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो पहली बार विधायक के रूप में योगी आदित्यनाथ जो हैं वो उधर गोरखपुर शहर से किस्मत आजमा रहे हैं। और इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां बिल्कुल सर्दी में गर्मी सर्दी भर्ती बहुत सारी बातें चल रही यहाँ पर, ये सब अलग अलग नेताओं की जुबानी हम लोग रोज सुन रहे हैं और इसमें क्या कुछ चल रहा है ये आप भी जान रहे हैं। कुछ युवा यहाँ पर हमारे साथ हैं, इन लोगों से भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बाइट, सबसे पहले अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास आना चाहूंगा। ये 2 बातें यहाँ पर, एक आज पर्चा भरना योगी आदित्यनाथ का और दूसरा आगरा जो जानते हैं आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आगरा हो कि गाजियाबाद हो जहां अभी हम लोग हैं, गाजियाबाद में उपस्थित हैं अभी हम लोग, गाजियाबाद की मौजूदगी हमारी और उधर आगरा में बाकी जो नेता है वो, और इसी गाजियाबाद में आज प्रियंका गांधी भी थी। साहिबाबाद में अपने प्रत्याशी के लिए उन्होंने
घर घर जाकर के, सड़क पर निकल के, रोड शो करके उन्होंने वोट मांगे। तो सब अपने अपने हिसाब से वोट मांग रहे हैं, लेकिन सबसे पहले योगी आदित्यनाथ के लिए आपसे सुनना चाहूंगा अमलेंदु जी कि क्या देख रहे हैं आप। पहली बार विधायक पद के लिए पर्चा भरा है उन्होंने और किस्मत आजमा रहे हैं। कितना कठिन है ये डगर पनघट की? राजीव जी, मुझे लगता है कि यूपी के रास्ते डगर जो है उनकी बहुत कठिन है, और वो सिर्फ विधानसभा पहुंचने की ही कठिन नहीं है, सरकार पहुंचने की ही कठिन है। और योगी आदित्यनाथ के साथ साथ मुझको लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी रास्ता जो है आसान नहीं है कुल मिलाकर के। और जिस तरीके से अमित शाह जी पहुंचे गोरखपुर और उन्होंने वहां जो जिस तरीके से भाषण दिया, तो बताने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ एक मजाक बनाना जो है कि इन शब्दों से ये हुआ। यानी अमित शाह जी को कोई पत्रकार जो है व्हाट्सएप करता है तब वो बता पाते हैं कि ये खबर है, तो अमित शाह जी के पास खबरें भी अपनी नहीं है, ये कुल मिलाकर बताता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो बार बार ये कहा जाता है कि योगी जी हैं उनका परिवार नहीं है, मोदी जी हैं उनका परिवार नहीं है, तो ये किसके लिए करेंगे? तो भाई ये योगी जी जो मठ में बैठे हैं, ये 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति ये किसके लिए अर्जित की है एक लैंड पर? तो ये बड़ा सवालिया निशान जो है वो लग रहा है। दूसरा रिवाल्वर राइफल का जो है वो योगी जी के पास क्या काम है साधु संत के पास? तो ये बहुत सी चीजें जो है इस हलफनामे से जो है वो भी सामने निकल करके आती हैं। बाकी चुनाव है, चुनाव में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप सारी चीजें लगेंगी, अपनी उपलब्धियां बताई जाएंगी, सरकार अपनी उपलब्धियां बताएगी, दूसरे को अपनी उपलब्धियां बताएंगे। अखिलेश यादव आगरा में थे, वो आगरा की जो संस्कृति है उसको लेकर के बता रहे थे किस तरीके से गंगा जमनी संस्कृति है वहां की। और शाहजहां जो है वही यमुना का पानी पिया करते थे। तो जो गंगा यमुना संस्कृति कही जाती है, और गंगा यमुना जो 2 पवित्र नदियां हमारी हैं खासतौर से हिंदू धर्म की, उसमें से एक नदी का पानी जो शाहजहां पिया करते थे। तो वहां से वो एक संदेश जो अखिलेश यादव उस एकता का और देना चाह रहे थे, जो वो पहले एक समाजवादी तो जो जारी करके ये संदेश भी उन्होंने एक तरीके से एकता का दिया था। जहां तक प्रियंका गांधी का सवाल है, वो भी जो है वो इसी एकता को लेकर के जिस तरीके से कहनी है कि गर्मी और सर्दी की बजाय जो है भर्ती पे बातचीत हो, यानी वो रोजगार के मुद्दे पर जो है वो बात करना चाहती हैं। और जो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी और योगी आदित्यनाथ के बीच में जो सर्दी गर्मी की चर्बी निकालने की बात चल रही है, वो चाहती है कि इससे हटे, जो व्यक्तिगत आक्षेप से उससे हट करके राजनीति जो है वो सही मुद्दों के ऊपर आए। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव भी शायद मुद्दों पर आना चाहते हैं, लेकिन चूंकि उनको बार बार घसीटा जाता है और प्रमुख प्रतिद्वंदी वही है, तो इसलिए जयंत चौधरी की तरफ से वो जवाब देना भी जरूरी हो जाता है, इसलिए वो जवाब भी दिया है। लेकिन मुद्दों के ऊपर राजनीति जो है, मुझे लगता है विपक्ष जो उस पर धीरे धीरे आ रहा है, और यही भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब बनता जा रहा है। जी राजीव जी 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 अमलेंदु जी और आपसे बातें करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ हमारे साथी हैं जो यहाँ गाजियाबाद से इसी विधानसभा क्षेत्र से मौजूद हैं। इन लोगों से भी जान लेते हैं कि इनकी क्या राय है, ये किस रूप में इस चुनाव को देखते हैं, और जो जिस गति से अभी चुनाव चल रहा है इससे पहले इस गति में, क्योंकि ये एक अपने आप में एक अलग तरह का चुनाव है, क्योंकि कोरोना काल में ये चुनाव हो रहा है। पिछले 2 साल से आप लोगों ने देखा कि 2 साल से इस देश में कोरोना की महामारी और उसके बीच ये चुनाव, और इस चुनाव में प्रचार प्रसार जिस प्रकार से पहले हम लोगों ने देखा था कि प्रचार प्रसार के लिए बिल्कुल एक अलग तरह का उत्साह होता था, उमंग होता था, वो एक अलग है। लेकिन आज की तारीख में इस चुनाव को आप कहां देख रहे हैं, किस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं? अखिलेश भैया जीतेंगे यहाँ से बस। अखिलेश भैया जीतेंगे। आपका नाम क्या, अपना परिचय? शाहरुख चौधरी नाम है मेरा। शाहरुख जी, अच्छा कब से हैं आप इस विधानसभा में? हम यहाँ बचपन से रह रहे हैं। बचपन से, ठीक है। आप क्या कहेंगे, क्या देख रहे हैं, किस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं? सरकार तो समाजवादी की बननी है, आरएलडी समाजवादी की बननी है, क्योंकि ऐसा है अपने गाजियाबाद से तो खैर इतना कह नहीं सकते, लेकिन हमारी सरकार बन जाएगी, जो सरकार बननी है उस बननी है, तो साथ सबका विकास बिल्कुल बिल्कुल, ना तो इसमें कोई पॉलिटिक्स वाली ऐसी बात है, हिंदू मुस्लिम वाला मैटर, सबने समर्थन दे दिया है, सबको चैन चाहिए, अब सबको सुकून चाहिए। और अखिलेश यादव हमारे मुख्यमंत्री बनने आने वाले टाइम में, जो है बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई वो नहीं हो। आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि देखिए एक सबसे बड़ी चीज है जो हिंदू मुस्लिम की जो बात इन्होंने अभी छेड़ी है, और ये बात बहुत पहले से यहाँ चलती आई है। हाँ 10 साल पहले हुआ सब
बीजेपी सरकार से हिंदू मुस्लिम हुआ है, उससे पहले कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था। 2014 जब तक बीजेपी सरकार आई है 2014 से हो रहा है, लेकिन अब तो बिल्कुल क्लियर है, अखिलेश भैया आ रहे हैं और मुख्यमंत्री बनने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये आप सुन रहे हैं, यहाँ अखिलेश भैया आ रहे हैं और मुख्यमंत्री वो बन रहे हैं, ये कहना है यहाँ हमारे साथ जो है क्लियर है, बता रहे हैं। हम अपना विधायक बना रहे हैं, चौधरी असलम हम मसूरी से, ढोलाना विधानसभा से बना रहे हैं, क्लियर बिल्कुल, हमारे चाचा हैं वो। किस विधानसभा से हैं आप? ढोलाना विधानसभा से। धौलाना विधानसभा से हैं और कह रहे हैं हम भी आएंगे, वे बसपा में थे पहले, अब सपा में आ गए, वो आएंगे। विधायक कम से कम 50,000 से जीतेंगे, 50,000 से। तो देखिए अलग अलग ये धौलाना विधानसभा से हैं, हम इस वक्त गाजियाबाद विधानसभा में हैं और यहाँ भी जो बात हो रही है अखिलेश भैया आएंगे ये कह रहे हैं। लेकिन एक कमेंट अजय जी आपसे लेना चाहूंगा, आप भी लगातार घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश को, अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, आप क्या पा रहे हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम अभी हैं और चर्चा इसलिए भी क्योंकि 4 दिन बाद, आज 4 तारीख है, 4 दिन बाद चुनाव प्रचार की जो है वो खत्म हो जाएगा और 10 तारीख को मतदान है। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पैकअप कर चुका है, यहाँ की जनता जो है मन बना चुकी है, क्या लग रहा है? देखिए, इसमें जहां तक मन बनाने की बात है, वो ये मैं कहूंगा कि मन तो काफी पहले से बना हुआ है, क्योंकि जब से यहाँ पर पिछले 1 साल से जो किसान आंदोलन चला, उसमें जो ये जाट बेल्ट जो नाखुश हुई, तो उस वजह से तो इधर तो पैक पहले से बना हुआ है, एक बात। दूसरी बात, ये जो अभी बीजेपी जो बांटने की बात कर रही है, वो अब जाट नहीं, वो हिंदू कह रही है कि मतलब आप हिंदू को वोट दें, हिंदू पार्टी करें, वो जो 80-20 का फार्मूला लेके चल रहे हैं, वो सारी बातें अब वो जाट को किसी तरह से हिंदू जो है साबित करने में लगे हुए हैं। बाकी जहां तक देखिए, मुझे जो ग्राउंड रियलिटी की लग रही है अभी, मतलब इस बेल्ट में अपने जो पहले और दूसरे चरण के चुनाव हैं, उसमें जो है आरएलडी और जो सपा का गठबंधन है उसको काफी एज है। एक तो सबसे पहली बात की कहते हैं कि इधर एक कहावत है, जिधर जाट उधर ठाठ। तो जहां जाटों ने अगर पूरा समर्थन दिया इस गठबंधन को, तो कोई मतलब किसी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है कि वहां पर जो है सपा को समर्थन ना मिले, एक बात। लेकिन दूसरी बात, एक जगह यहाँ पर और भी है, क्योंकि पुराने समय में आप देखें कि ज्यादातर सीटों पर सेकंड नंबर पर बीएसपी रही है, तो बीएसपी का भी उभार अगर वो आने वाले समय अगले 3-4 दिनों में क्या होता है, क्योंकि इस बार कोई माने या ना माने, लेकिन कैंडिडेट उन्होंने बेटर दिए हैं पिछली बारों से। तो अगर वो अगर बसपा बेटर लड़ती है, तो आप ये मान के चलिए कि वो बहुत कुछ नुकसान सपा का ही करेगी। तो इस वजह से अभी कुछ क्लियर कट कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर बसपा जिस तरह से मतलब नगण्य तौर से या कह रहे उदासीन तरीके से अगर चुनाव लड़ती है, तो कोई मतलब किसी तरह की कोई संभावना नहीं है कि यहां से बीजेपी को कोई एज मिल पाए। बिल्कुल, और भी साथी हैं, सबके पास आएंगे, लेकिन सबसे पहले एक बार दीपक जी आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आपके पास आना चाहूंगा। क्या कुछ आप देख रहे हैं दीपक जी, खासकर जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, तब यहाँ पर और अब जबकि ऑलरेडी पैकअप की बात हम लोग देख रहे हैं, यानी कि यहाँ की जनता जो है वो मूड बना चुकी है, लेकिन इन सब में आप कांग्रेस पार्टी को दीपक जी कहां देख रहे हैं, कहां पा रहे हैं? क्योंकि प्रियंका गांधी कल भी बारिश में भीगते हुए बुलंदशहर में घूमती हुई नजर आई, वोट मांगती हुई नजर आई, लेकिन और आज भी गाजियाबाद के साहिबाबाद में अपनी कैंडिडेट के लिए वो राजीव त्यागी की पत्नी वहां पर हैं और उनके लिए वोट मांगती हुई नजर आई। लेकिन क्या अभी भी कांग्रेस को बहुत कुछ करने की जरूरत दिख रही है दीपक जी? देखिए, ये बात है कि स्वयं प्रियंका गांधी ने एक किसी इंटरव्यू में कहा था कि हाँ, हमने थोड़ी देर से जरूर शुरुआत की है, लेकिन अब हम धीरे धीरे मजबूत होते जा रहे हैं। और निश्चित रूप से जैसा उनको रिस्पांस मिल रहा है, खासकर कल जो बारिश में जो लगातार यात्रा कर रही थी, उनका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा था। आज मैं जो कुछ देख रहा हूँ, तीनों की पोजिशनिंग पे अगर मैं बात करना चाहता हूँ, कि अभी भी प्रियंका गांधी जो है वो भर्ती वाले में यानी आर्थिक मुद्दों को लेकर बड़ी स्टिक कर रही है और उसी पर अभी कायम है। दूसरी तरफ आप देखिए कि एक तरफ एक उनके पास से राइफल की बात निकलती है, तो दूसरी तरफ जो एक उम्मीदवार जो है सपा वाले जो है और जयंत चौधरी की पार्टी है, ये जिस जगह पर बैठे हैं आगरा केवल पेठे के लिए प्रसिद्ध नहीं है, वो अपने मीठे प्रेम के लिए भी प्रसिद्ध है। तो
तो दरअसल ये बात जो कहते हैं कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बात सही है कि प्रेम जो है, प्रेम ही हम सबका रख सकता है। असली बात यह है कि इस समय बीजेपी इस बात का पर्दाफाश हो गया है कि उसने पिछला चुनाव किस तरीके से हिंदू और मुस्लिमों को विभक्त कर जीत हासिल की थी। मैं नहीं जानता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन ये एक बहुत अच्छी बात है कि हिंदू और मुस्लिम इस खेल को समझ चुके हैं। और आपके पास जो कुछ मित्र खड़े हैं, मैं समझ रहा हूं कि उनमें से कुछ मुस्लिम मित्र हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं, समझना चाहता हूं कि कल जो ओवैसी के ऊपर जो गोली चालन की हुई उसे मुस्लिम समुदाय किस तरीके से देख रहा है। क्योंकि कुछ लोगों का यह कहना है कि ओवैसी के ऊपर जो गोली चली है उससे मुस्लिम जो है वो शायद ओवैसी के साथ जा सकता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है, आप ग्राउंड पर खड़े हैं राजू जी, तो ये एक समझना भी बहुत आवश्यक है। दूसरा जो है, जैसे जैसे ओवैसी मजबूत होते हैं, उनको सहानुभूति मिलती है, तो ये नुकसान किसका होगा और कि भाजपा को फायदा होगा, ये भी एक देखने की बात है। क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग आशंकित थे कि आखिरी समय में जरूर कुछ न कुछ खेल होगा। तो इस समय तो गोलियां कहा जाता है कि उसमें कोई बड़ी बात नहीं कि भाजपा को ही कोई आदमी निकल सके। बिल्कुल। तो आप दीपक जी आप पूछ रहे हैं, मैं यहाँ जो हमारे साथी हैं इन लोगों से पूछ लेते हैं, मैं पूछ लेता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर जो कल फायरिंग की बात आई है उसका कितना असर पड़ सकता है इस चुनाव में। ये जो आप पूछ रहे हैं यही पूछ लेते हैं कि इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है, ये समझ लेते हैं। आप बताइए क्या, क्योंकि हमारे साथी जो दूसरे जुड़े हुए हैं वो पूछ रहे हैं कि आपके साथ और लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, क्या असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर कल गोली चलाई गई ऐसा सुना, और जो गोली चलाने वाला है वो गिरफ्तार भी हो गया, सीसीटीवी फुटेज में वो भी है, तो इसका कोई असर पड़ते हुए दिख रहा है क्या इस चुनाव पे? इसका कोई असर नहीं है। कोई गोली मारने आएगा तो खिड़की के नीचे क्यों मारेगा, मारेगा तो शीशे में मारेगा, किसी को मारना आएगा तो। ये सब इनकी मिली भगत है ओवैसी जी की, और कुछ नहीं है। ये सब हमारे विधायक साहब का इलेक्शन खराब करने के लिए, असलम चौधरी के लिए। ऐसा है, ओवैसी जो यूपी में आए हैं वो सिर्फ अखिलेश यादव की अपनी वोट काटने आए हैं, उनका कोई मकसद नहीं है यहाँ पर। वो सिर्फ जो है वो वोट काटने आए हैं, वो कुछ नहीं करने आए। जो भी अंदर खाने का मैटर ये है, ओवैसी साहब जो है बीजेपी के एजेंट है। ओवैसी जी साहब पे अगर हमला होता है तो ऐसा थोड़ी नहीं है वो कोई 32 की पिस्टल गन में फायरिंग करेगा। छोटे मोटे आदमी तो है नहीं वो, उन्हें कोई मारने आएगा AK-47 से मारने आएगा, बम से मारने आएगा। ऐसा थोड़ी खिड़की में उनमें हमला हुआ, ओबीसी साहब बच गए, नॉर्मल चीज है। बिल्कुल, ये पूरे हिंदुस्तान को पता है, ये एक मिली भगत है और कुछ भी नहीं। हमारे बिहार का जो इलेक्शन था, लालू यादव की जो पार्टी हारी थी सिर्फ ओबीसी तरफ से हारी थी, और जो समाजवादी को नुकसान पहुंचा रहे हैं सिर्फ ओबीसी पहुंचा रहे हैं। हमारे मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो अब जान चुके हैं ओबीसी जी का कोई मैटर नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। समाजवादी सरकार सीधी आ रही है, उसका कोई वो मैटर नहीं। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ शाहरुख भाई ने जो किया वो ठीक किया। अच्छा, ओवैसी जी अगर मुसलमानों के तो सपोर्ट कर रहे हैं, मुसलमान को चाहते हैं, तो जाने उनके भाई मुसलमान इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहां अपनी पार्टी का टिकट क्यों दे रहे हैं जो मुसलमान सपोर्टर हैं? तो ये एक बड़ा सवाल है, ये बड़ा मुद्दा है, ये सामने यहाँ आ रहा है कि अगर मुसलमानों को आप सपोर्ट कर रहे हैं तो जहाँ जो मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा है उसके समर्थन में आप आ जाइए आगे और कहिए कि हमारी पार्टी की तरफ से आपको समर्थन है। लेकिन यहाँ पर बात जो है, और खासकर जैसे ये साथी बता रहे हैं कि बिहार के चुनाव के समय ओवैसी एक्सपोज हो गए, और यहाँ पर जितने हमारे साथ जो यहाँ जो जुड़े हुए हैं इनकी राय से जो यहाँ बात निकल के आ रही है वो यही कि ओवैसी जो है वो वोट काटने के लिए आ रहे हैं, और कल का जो उनके ऊपर जो फायरिंग हुई है वो भी कहीं न कहीं शक के दायरे में है, और यहाँ ये कह रहे हैं। लेकिन चूंकि हमारे साथी दीपक पासपोर्ट जी ने ये सवाल पूछा था कि आप चूंकि फील्ड में हो और आपके साथ कई लोग हैं तो आप पूछ लीजिए, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा था। लेकिन इससे इतर बात यहाँ असदुद्दीन ओवैसी की नहीं है, बात जब यहाँ बिल्कुल दो ध्रुवीय, दो पार्टी की लड़ाई यहाँ दिखाई दे रही है। इस बात से शायद यहाँ जितने भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं यहाँ पर ये भी समझ रहे होंगे कि एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, लेकिन बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में आखिर खेल क्या असदुद्दीन ओवैसी खराब कर रहे हैं या बीएसपी खराब कर रही है, यही जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। क्योंकि गाजियाबाद में जहां हम हैं, पिछली दफा
2017 के चुनाव में 5 की 5 सीटें गाजियाबाद की, 5 विधानसभा है यहाँ पर गाजियाबाद जिले में, और 5 की 5 जिसमें लोनी है, साहिबाबाद है, मुरादनगर है, मोदीनगर है और गाजियाबाद है, ये 5 और 5 की 5 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। लेकिन और उनमें से 4 सीटों पर सेकंड पोजीशन पर बीएसपी थी, बीजेपी के सामने बीएसपी सेकंड पोजीशन, और एक सीट साहिबाबाद जहां पर सेकंड पोजीशन पर कांग्रेस पार्टी थी। तो क्या बीएसपी जो सेकंड पोजीशन पर थी वो कुछ गुल खिलाएगी इस बार? क्या वो जैसे यहाँ पर कई सारे जो हैं वो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, लेकिन क्या, जैसे अभी अजय जी बता रहे थे हमारे साथी एक्सपर्ट हमारे, कि क्या बीएसपी जो है वो मजबूती से अगर लड़ती है तो क्या होगा? एक थोड़ा सा ये समझने के लिए सीधे अमलेंदु जी आपके पास आना चाहूंगा। अमलेंदु जी क्या कहेंगे इस मसले पे? देखिए अभी चूंकि जो मामला स्पष्ट होता जा रहा है कि लड़ाई जो है वो बिल्कुल आमने सामने समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की होती जा रही है। 2017 की परिस्थितियां दूसरी थी, क्योंकि 2017 में अखिलेश यादव की सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी चल रही थी, उसका भारतीय जनता पार्टी ने फायदा उठाया और बहुजन समाज पार्टी ने भी उसका फायदा उठाया था। आज परिस्थितियां दूसरी, आज एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, और चूंकि पूरे 5 साल तक बहन जी जो कहीं निकली नहीं है, और जिस तरीके से हमारे मित्र लोग जो खड़े हुए कह रहे हैं कि ओवैसी जो है वो बेनकाब हो गए हैं, उसी तरीके से बहन जी के ऊपर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं पिछले 5 सालों में लगातार, क्यों क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और ये बड़ा संशय की स्थिति जो है वो पैदा होती जा रही है। और उनकी मजबूती को लोग इसी तरीके से देख रहे हैं, जिस तरीके से लोग टिकट भी बांटे हैं, ये बाबा सवाल उठ रहे हैं कि क्या बहन जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए जो है इतनी मजबूती के साथ इस तरीके से टिकट बांट रही है, एंड टाइम पे उतरी है, या क्या मकसद है? तो मुझे लगता है कि ये स्थिति जो आमने सामने की लड़ाई है, ये अगर स्थिति स्पष्ट होती जाएगी तो बसपा फिर दूसरे नंबर की लड़ाई में मुझे लगता है कि नहीं टिक पाएगी। तो लड़ाई जो है वो इस समय वो सपा और भाजपा की यही आमने सामने है। तो यहाँ मुझे लगता है कि जो गाजियाबाद की सीटें हैं उन पर भी परिस्थितियां दूसरी हैं, और समाजवादी पार्टी और रालोद का गठबंधन जो है वही यहाँ मुझे लगता है ये मुख्य मुकाबले में होगा। जी राजीव जी बिल्कुल। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण बात अमलेंदु जी हमारे जो एक्सपर्ट हैं वहाँ वो कह रहे हैं कि जैसे असदुद्दीन ओवैसी एक्सपोज हो गए हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, वैसे ही बसपा यानी बहन जी भी एक्सपोज हैं पिछले 5 साल में जो बाहर नहीं निकली, और अब अगर बाहर निकल रही हैं तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी को फायदा दिलाने के लिए ही बाहर आ रही हैं। और इस ढंग से एक बार सबसे पहले अजय जी आपके पास आना चाहूंगा, आपकी एक्सपर्ट कमेंट्री चाहूंगा इस पर, उसके बाद फिर यहाँ जो साथी हैं इनसे भी जानना चाहूंगा बहन जी को लेकर, यानी बसपा को लेकर के। जैसा अभी बता भी रहा था मैं कि ये जो 5 सीटें हैं, 5 में से 4 सीटों पर पिछली दफा और ऐसे भी बीएसपी अभी तक हम लोग देखते आए हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ती आई है। चाहे 2007 का चुनाव देखिए, 2012 का चुनाव देखिए, चाहे 2017 का चुनाव। 2017 में बीएसपी को बहुत सीटें नहीं मिली, मात्र 19 सीटें मिली थी, जिसमें से 10 से ज्यादा सीटें मुझे जहां तक ध्यान है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के गई थी मायावती जी। तो यहाँ अब अमलेंदु जी का कहना है कि जैसे असदुद्दीन ओवैसी एक्सपोज हैं कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे, वैसे ही बहन जी भी एक्सपोज हैं कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो मैंने अपने पहले वक्तव्य में ही कहा कि जो है अगर बसपा मजबूती से लड़ती है, मजबूती से इन द सेंस अगर उसको वोट मिलते हैं तो ऑफकोर्स वो सपा को नुकसान पहुंचाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक बात हुई, जिस तरह से 5 साल अमलेंदु जी भी कह रहे थे कि 5 साल वो जो है बिल्कुल शांत रही और अभी जो है बिल्कुल 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है जो है एक्टिव हुई है, तो लोगों को भी समझ में आ रहा है कि ये एक बीजेपी को फायदा पहुंचाने की ही बात है। क्योंकि एक चीज तो बिल्कुल मान के चलिए कि बीजेपी जो है पहले और दूसरे चरण के जो चुनाव है वहां पर पूरी तरह से बिल्कुल जो है बैकफुट पे है, क्योंकि जाटों पे सारी कोशिश करने के बाद भी कोई जो है उनका चाल चल नहीं रही है। जिस तरह से वो अखिलेश के ऊपर तो वार करते हैं, लेकिन जयंत के ऊपर किसी तरह का वार नहीं करते हैं। जयंत को जो है खुला ऑफर देते हैं कि आप आ जाइए, आप गलत घर चले गए हैं। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि जो है किस तरह से 2 ध्रुवीय हो चुका है, और 2 ध्रुवीय में जो है नुकसान बीजेपी को ही हो रहा है। तो अगर मैं फिर वही कह रहा हूं कि अगर बसपा मजबूती से नहीं लड़ पाती है
अगर बस जो उसके अपने इंटैक्ट वोटर्स हैं अगर वो मतलब डाइवर्ट होते हैं तो ये मान के चलिए कि सब जिस यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि पहले और दूसरे चरण की जो सिर्फ पहले चरण में जितने पहले और दूसरे चरण की जितनी सीटें हैं उनमें करीब 35 सीटों पे जो है सेकंड नंबर पे बीएसपी थी। तो इस वजह से बीएसपी का वोट तो यहाँ है, लेकिन अगर वो बीएसपी का वोट छिटक कर जो है जाता है तो ये मान के चलिए कि क्योंकि बीएसपी को बहुत सारा वोट मुस्लिम वोट भी मिलता है, अगर वो मुस्लिम वोट सपा के पास जाता है तो कोई किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है कि भाजपा यहाँ से किसी तरह का गेन कर पाए। अगर यहाँ से भाजपा नहीं गेन कर पाती है तो जो एक टैंप बनता है, जो एक टेम्पो बनता है, वो आगे के 7 चरणों में धीरे धीरे जो है खोता चला जाएगा। क्योंकि इस बेल्ट में जाटों का अगर जो है प्रभाव है तो अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ जाएंगे, पूर्वांचल में अगर जाएंगे तो वहाँ ब्राह्मणों का होल्ड है, ठीक है, वहाँ पर बहुत सारी पिछड़ी जातियों का भी बहुत है, राजभर की भी पार्टी है, निषाद की भी पार्टी है, चारी पार्टियां हैं। लेकिन ये देखा गया है पूर्वांचल में जब भी ब्राह्मणों ने जिसका साथ दिया है वही पार्टी जो है सरकार बना पाई है। तो पूर्वांचल में चाहे वो बड़े बड़े जो है काफी नेता जो है वो छोड़ के आ गए हैं। और अवध के क्षेत्र में भी मैं देख रहा हूं कि अब धीरे धीरे जो पिछड़े समाज के जो नेता हैं वो जो है सपा को ज्वाइन करने लगे। मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं कि जैसे बाराबंकी जिले में सबसे बड़े नेता होते थे कुर्मियों के बेनी प्रसाद वर्मा, उनकी डेथ होने के बाद जो सेकंड नंबर के सबसे बड़े कुर्मी नेता हैं वो है संग्राम सिंह वर्मा। लेकिन संग्राम सिंह वर्मा अभी पहले वो 2007 के चुनाव में जो है वो बसपा से जीते, उसके बाद अभी जो है अभी तक वो भाजपा में चले आए थे, भाजपा में रहे, और लेकिन अभी परसों वो जो है सपा ज्वाइन कर लिया है। तो इस तरह से कुछ मौसम विज्ञानी भी अब तैयार हो गए हैं, तो चाहे वो किसी भी समाज के हो, चाहे मुस्लिम समाज के हो, चाहे वो आपके ब्राह्मण समाज के हो, चाहे वो पिछड़ी जातियों के हो, तो उन्होंने जो है जो लोकलाइज जिनको कहते हैं मौसम विज्ञानी, वो ऑलरेडी सपा का रुख कर चुके हैं। इसलिए मुझे मतलब बाकी तो परिणाम तो 10 तारीख को आएंगे, लेकिन रुख जो अभी जो बन रहा है वो बहुत कुछ सपा के फेवर में बन रहा है। मौसम विज्ञानी बहुत सही शब्द आप कह रहे हैं। और जब ऐसे नेता रुख किसी और पार्टी का करने लगे, किसी और दल का करने लगे, तो ये तय मानिए कि जिधर वो जा रहे हैं उधर का पलड़ा भारी है। और यही बात यहाँ पर हमारे साथी अजय जी बोल रहे हैं। लेकिन दीपक जी, एक बार आपके पास आना चाहूंगा। दीपक जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत नजदीक से देख रहे हैं, लेकिन क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है ये आपको लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश की जो अगली तस्वीर जो है, यानी 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में मतदान है, पहला मतदान 10 फरवरी को है, उसके बाद 7 मार्च तक है 7 चरणों में, क्या यहीं से पटकथा लिखी जाएगी जीत या हार की? इसमें कोई शक नहीं है कि चुनाव के पहले चक्र जहां से शुरू होते हैं वहां पर जो ट्रेंड होता है वो ट्रेंड आगे जाता है, अनलेस अनटिल ये कुछ बड़ी बात ही ना हो जाए। लेकिन यहाँ पर जो कुछ चीजें जो मुझे लग रही हैं कि जिस हिसाब से सपा के खिलाफ बहुत सारी घेराबंदी हो रही है, ऐसा एक मल्टी कॉर्नर्ड इलेक्शन है जहाँ बहुत सारी पार्टियां लड़ रही हैं, तो एक एप्रीहेंशन जो है, जो भी पार्टी अपने वोट को इंटेक्ट रख सके, इन ब्लॉक अगर जिधर भी जाते हैं तो उस पार्टी के चांसेस बढ़ते हैं। अब आप देखिए कि इसमें कोई शक नहीं कि सपा और रालोद की स्थिति बहुत अच्छी है, गठबंधन की स्थिति बहुत मजबूत दिख रही है, अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है। लेकिन एक कल्पना ये कीजिए, हो सकता है कि ये बात हाइपोथेटिकल हो कि इन्हीं में से कुछ कुछ वोट उतर लिए जाए, कुछ कांग्रेस ले जाए, कुछ बसपा ले जाए। और हम जानते हैं कि बसपा की ताकत कोई बहुत अभी भी खत्म नहीं हुई है। बसपा के साथ एक अच्छी बात है कि चाहे 5 साल वो सोती रहे बहन जी, लेकिन बहन जी जब निकलती है तो उनके पीछे अच्छी खासी भीड़ आ जाती है, क्योंकि वो समाज ऐसा है कि तुरंत अपने नेता को रिजेक्ट नहीं करता कि भाई आप इतने समय कोरोना के समय कहाँ थे। यहाँ तक कि आप देखिए कि कोरोना के समय भी कोई बहुत मदद करने के लिए बाहर नहीं, जबकि कोरोना से प्रभावित होने वाले बड़ी संख्या में लोग उनके अपने समाज के थे। लेकिन अगर मुझे लगता है तीसरा ओवैसी, मैं नहीं जानता कि इस समय कहा तो जा रहा है कि ओवैसी की चाल हम समझ गए हैं वगैरह वगैरह, लेकिन अगर भावनात्मक मुद्दे पर ओवैसी के साथ भी कुछ वोट जाते हैं, कुछ कांग्रेस के पास जाते हैं, कुछ बसपा कुछ खींच लेती है, इसके बाद एक और फैक्टर है वो कितना प्रभावशाली, वो भी देखना पड़ेगा कि चंद्रशेखर रावण कितना वहां पर इफेक्टिव हो रहे हैं, जिसके बारे में हमको, ये पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, कि चंद्रशेखर रावण भी कितने प्रभावशाली हो रहे हैं ये भी देखना पड़ेगा। तो ये अगर हर कोई थोड़ा वोट करता है, स्थिति अगर ये भी आ गई, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब ये सोच रही होगी
तो चुनाव के बाद हम कम से कम सबसे बड़ी पार्टी बनकर तो आ जाए, ताकि सबसे पहले हमें इन्वाइट किया जाए। और जैसे महाराष्ट्र में उसने बनाने की कोशिश की, हरियाणा में की, गोवा में की, इस तरीके से कम से कम बड़ी पार्टी के रूप में भी इन्वाइट कर दिया जाता है उनको, तो बाकी खेल जो है अमित शाह जो है वो कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है इस संभावना, क्योंकि हम सबको सोचना चाहिए कि कब स्थिति क्या होगी। राजीव जी। बिल्कुल अलग अलग संभावनाएं, उन संभावनाओं की आप बात कर रहे हैं और उन संभावनाओं की आप बात तो कर रहे हैं दीपक जी, लेकिन क्या यहाँ की जनता ने पैकअप कराने का ख्याल सोच लिया है? क्या उत्तर प्रदेश में बदलाव की बयार है? क्या उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि यहाँ अब सरकार बदलनी है? ये एक बड़ा सवाल है। यहाँ जो कुछ साथी हैं, बात तो हो रही है, समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं कुछ साथी यहाँ पर, लेकिन आखिर क्या कारण है कि वर्तमान सरकार को ये नहीं चाहते हैं? यही पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले आप ही से पूछना चाहूंगा कि जो अभी वर्तमान सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार, क्यों आप योगी आदित्यनाथ की सरकार से नाराज हैं? नाराज क्या है, ये तो पूरी यूपी को पता है क्या हाल चल रहा है। पब्लिक बेहाल है। हम ट्रांसपोर्टर हैं, हमारी खुद बस चलती है। आज 2 साल हो गए, हमारे 20 बस है हमारी, लेकिन एक बस भी नहीं चल पाई है। हम दाने दाने से मोहताज है। बदलाव तो चाहिए ना, बदलाव क्यों नहीं चाहिए? ये बताइए, ट्रांसपोर्टर हैं हम, 20 गाड़ी हमने ली थी आपसे 2019 में, और आज पूरे 2 साल हो गए हैं, बिल्कुल ना तो गाड़ी वाला इतना परेशान हो चुका है। मतलब आप में हमारे कितने लेकिन योगी जी बोलते हैं, योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी, बीजेपी के और बहुत बड़े बड़े नेता ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था हमने यहाँ पर बिल्कुल मजबूत कर दी है। यहाँ शाम को लड़कियां जो हैं वो शाम को क्या रात को निकल सकती हैं स्कूटी पे गहने पहन करके, कोई कहीं कोई। क्या लगता है ऐसा कि कानून व्यवस्था? सबसे ज्यादा बलात्कार बीजेपी सरकार में हुए, उठा के देख लो रिकॉर्ड। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं इस पर कहना चाहता हूँ, बिल्कुल क्लियर बात, बीजेपी सरकार बिल्कुल बेकार सरकार है। आप बेकार कह नहीं है कि लड़कियां सपा की सरकार में सुरक्षित नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं है। ये अखिलेश की यादव की सरकार में पूरी सुरक्षित थी, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बस एक बहाना बना दिया है, योगी सरकार में सुरक्षित है, सपा की सरकार में सुरक्षित नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियां सब सरकार में सुरक्षित ही रहते हैं। कानून व्यवस्था की बात होती रही है और लगातार जो बीजेपी है वो चुनाव इसी दम पे लड़ रही है कि ये आ जाएंगे, यानी समाजवादी पार्टी आ जाएगी तो दंगा करवाएगी, और समाजवादी पार्टी आ जाएगी तो यहाँ माफिया का राज हो जाएगा, समाजवादी पार्टी आ जाएगी तो यहाँ गुंडों का राज हो जाएगा। तो क्या लगता है, क्या 5 साल पहले की बात कर रहे हैं वो, उस समय ऐसा था? क्योंकि आप ट्रांसपोर्टर हैं, आप बता रहे हैं 20 गाड़ियां आपकी, लेकिन आप जो है परेशान हैं। अगर 20 गाड़ियां किसी के पास हो और वो कहे कि मैं परेशान हूं, तो ये मुझे सोच करके सुन करके बहुत अजीब लग रहा है। लेकिन क्यों परेशानी है? और दूसरी बात ये, और दोस्तों बता दूं, अभी जहां हम हैं ये गाजियाबाद का न्यू बस स्टैंड है, इसलिए यहाँ कुछ ट्रांसपोर्टर्स भी हैं और इन लोगों से जानना इसलिए भी जरूरी, इनके बीच हम इसलिए आए क्योंकि ये समझें, क्योंकि यहाँ से जो गाड़ियां जाती हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्से में जाती हैं, और इसलिए उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में क्या कुछ चल रहा है, क्राइम रेट कहाँ क्या है, दंगा फसाद से अलग कानून व्यवस्था की जो बात अभी योगी सरकार कह रही है, दावा कर रही है, उस दावे में कितना दम है, कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए भी इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती थी, इसलिए हम यहाँ पहुंचे हैं। तो यही जानने की कोशिश की कानून व्यवस्था, आप जैसे कह रहे हैं कानून व्यवस्था में, अभी आपने बताया भी महिलाओं लड़कियों की बात से इतर, कानून व्यवस्था क्या पक्की है, दुरुस्त है? क्योंकि आप तो रात को गाड़ियां आपकी चलती होंगी। कानून व्यवस्था की सुन लो आप, हमारी बस, अगर हमने किसी बस को किसी रूट पर भेज दिया, जो उस रूट पर भेज दिया, उसके 1 महीने में 1 लाख रुपए के चालान होते हैं। 1 लाख रुपए के चालान। हमारी गाड़ी 20,000 रुपए कमाती है, लेकिन चालान हमारे पूरे महीने में 1 लाख के होते हैं। ये पूरा ट्रांसपोर्टर, गाजियाबाद का एक ट्रांसपोर्टर आपको बता देगा कानून व्यवस्था कैसे, क्यों चालान होता है, क्या गलती करते हैं आप? इन्होंने सारा जो मैटर कर रखा है सीधा ट्रैफिक पुलिस को दे रखा है। ट्रैफिक पुलिस कुछ नहीं करती, सिर्फ फोटो खींचती है, उन्हें कुछ नहीं मतलब, कागज पूरे हैं नहीं है, उन्हें कुछ मतलब नहीं है, ये उन्हें पैसे लिखने हैं, इतने का चालान हो गया। ये हमें पता है, हमें कैसे कैसे अपने पेट काट के वो चालान भरने पड़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई खुश नहीं है। यूपी की पब्लिक बदलाव चाहती है, हमें समाजवादी पार्टी चाहिए, ये सबको समझ आ गया है। कोई हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी, पूरा यूपी एक तरफ वोट डाल रहा है। ये तो आने वाले 10 तारीख को हमें पता लग जाएगा। सब चैन चाहते हैं। अमलेंदु जी सुन रहे हैं आप,
यहाँ एक अलग बात सुनने को मिल रही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सुनने को मिल रही है कि पुलिस जो है वो फोटो खींचती है और सीधा चालान भेजती है। कमाई कुछ और मतलब कमाई 54 और खर्चा रुपया। मैं 54 और रुपया की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये 20,000 की बात कर रहे थे और 1 लाख रुपए अगर खर्च करना पड़ता है तो ये बिल्कुल 5 गुना ज्यादा। अगर आपको दिखा देंगे, रिकॉर्ड दिखा देंगे। ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं, हम सारे कागज पर दिखा देंगे आपको। हमारी गाड़ी ने 20,000 कमाए, लेकिन हमारी गाड़ी के 95,000 रुपए के चालान हम आपको आपके कैमरे पे दिखा देंगे। ऐसा कुछ नहीं, पूरे गाजियाबाद के जितने भी ट्रांसपोर्टर सब परेशान है इस टाइम। अमलेंदु जी क्या कहेंगे? सिर्फ इनकी बात से ही नहीं, इससे इतर कानून व्यवस्था की जो दुहाई दे रही है अभी बीजेपी सरकार, उसमें जब हम यहाँ हकीकत पूछ रहे हैं तो बातें कुछ और आ रही हैं। और क्या कानून व्यवस्था के नाम पर चुनाव जीत सकती है बीजेपी? अमलेंदु जी देखिए, जितना व्यवस्था की बात है वो और हमें उठाएंगे, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम कानून व्यवस्था की बात करना बंद कर देना चाहिए। क्योंकि इस तरीके के लोग जब जिनको गुजरेगी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए उल्टा काम करेगा। तो मुझको लगता है कि कानून व्यवस्था के नाम पे जो सोचने की कानून व्यवस्था का इनका मुद्दा जो है वो भी एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का मुद्दा है, वो कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और इस तरीके के लोग जब सामने आएंगे तो जाहिर सी बात है कि ये उल्टा बूमरैंग करेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो इसीलिए आप देखिए कि कानून व्यवस्था की जितनी बात जो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की और नेता उस तरीके की वो बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सबको जन्नत की हकीकत मालूम है उत्तर प्रदेश के अंदर स्थिति क्या है। तो ये जो परिस्थितियां, और ये केवल एक ट्रांसपोर्टर की बात नहीं है, आम गाड़ी चलाता है जो स्कूटी चलाता है, जो स्कूटर चलाता है, उसके साथ भी यही दिक्कतें हैं। मतलब एक तरीके से जो ट्रैफिक पुलिस है उसके लिए आय के साधन जो है वो नए तरीके से खोल के रख दिए गए हैं और हर तरीके से जनता की गर्दन काटने की जो तैयारियां कर ली गई हैं। यानी आप टैक्स पर टैक्स वसूलेंगे, उसके बाद आप जो है चालान पर अलग वसूलेंगे। ये जो परिस्थितियां बन रही है, मुझे लगता है कि ये निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक रोष जो है वो पैदा कर रही है आम जनता के अंदर, और इसका परिणाम जो है वो वोटों में बदल सकता है। राजीव जी, मुझको ऐसा लगता है, क्योंकि जितने ये लोग यहाँ खड़े हुए बात कर रहे हैं, और ये अकेले इनका दर्द नहीं होगा, ये तमाम ट्रांसपोर्टर्स का दर्द है और छोटे वाहन मालिक उनका सबका दर्द है। ये मालिक छोटा टेम्पू चालक है जो दिन में 300 रुपया कमा के लेके जाता है पूरा दिन में चलाने के बाद, 12 घंटे 14 घंटे टेम्पू चलाने के बाद, अगर शाम को उसका 2,000 रुपये का चालान हो जाए तो आप समझ सकते हैं उसमें दिन में क्या गुजरेगी। जाहिर सी बात है कि ये गुस्सा सरकार के खिलाफ है राजीव जी, और निश्चित तौर पर मुझे लगता है ये वोटों में तब्दील होगा। जी बिल्कुल। कानून व्यवस्था से इधर एक तरफ जब हम देख रहे हैं कि यहाँ कानून व्यवस्था के दम पर यूपी में योगी सरकार यानी बीजेपी चुनाव लड़ रही है, तो दूसरी तरफ अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो एक नाम बार बार सामने आएगा, वो नाम है जयंत चौधरी का। क्योंकि बीजेपी भी जयंत चौधरी को अभी भी, जैसा अभी हमारे साथ एक्सपर्ट हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार हमारे अजय सिंह जी कह रहे थे कि बीजेपी भी जयंत चौधरी को लेकर के, उनके नाम को लेकर के कड़क भाव नहीं अपना रही है। यानी कि बीजेपी वहां नरम है और बीजेपी चाहती है, खुला ऑफर है कि आप चुनाव के बाद भी हमारे साथ आ जाइए। लेकिन दूसरी तरफ अगर समाजवादी पार्टी को देखें तो समाजवादी पार्टी का गठबंधन है और बहुत मजबूती के साथ, अगर यहाँ मजबूती दिखाई दे रही है जयंत चौधरी की के कारण ही समाजवादी पार्टी की भी मजबूती पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा, बहुत तगड़ी मजबूती है। जयंत चौधरी भी आज थे अखिलेश यादव के साथ, दोनों आप जान रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार घूम रहे हैं। कल नोएडा, दादरी और बुलंदशहर में थे, ये इनकी जोड़ी थी। परसों लोनी में थे, देर रात पहुंचे थे, लगभग 12:30-1 बजे रात तक ये लोग कर रहे हैं। लेकिन इससे इतर आज जब आगरा में थे तो एक बाइट आपने अभी सुनी अखिलेश यादव की, दूसरी एक सुनाना चाहता हूं जयंत चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं आगरा में, ये सुन लेते हैं। और फिर जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं, क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं, ये जानेंगे हम। लेकिन पहले सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं जयंत चौधरी। बुलडोजर की धमकी देने से, गर्मी निकाल दूंगा जैसी भाषा बोलने से आगरा का विकास नहीं हो सकता, उत्तर प्रदेश का विकास असंभव है। आगरा के नागरिकों को, सिटीजन्स को मैं याद दिलाता हूं, चौधरी अजीत सिंह जी का भी बड़ा योगदान उस क्षेत्र में रहा। आगरा की कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने अनेकों प्रयास किए और अखिलेश जी ने अनेकों प्रयास किए। यहां की कनेक्टिविटी के लिए,
यहाँ के ऐतिहासिक महत्व को आगे बढ़ाने के लिए, और हम लोगों ने तय किया है कि पूरे उत्तर प्रदेश के मानचित्र पर आगरा शहर का अपना एक विशेष महत्व रहेगा। आप टूरिज्म को देख लें, 1,09,00,000 देश के हर कोने से और विदेश से यहां पर्यटक 2019 में आए थे। और कोविड महामारी कर लीजिए, कह लीजिए, या जो आर्थिक तंगी है जिसका प्रभाव सबके जेब पर पड़ रहा है, उसका असर ये पड़ा कि 2020 में वो आंकड़ा गिर के मात्र 27 लाख रह गया, यानी ऑलमोस्ट 20% रह गया। तो उस इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए राज्य सरकार को कदम लेने पड़े। फिर आलू का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, किसानों की भूमि है, चौधरी चरण सिंह जी की कर्मस्थली रही। आलू के किसानों के साथ अन्याय हुआ, तो मैं तो योगी जी से कहता हूं कि आप हमारी गर्मी निकालने की बात कर रहे हो, चलो हमारा तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उन नौजवानों की गर्मी कैसे निकालोगे जो नौकरी मांग रहे हैं। आलू के किसान जो हर साल देखते हैं तस्वीरें कि आलू फेंक रहा है, टमाटर फेंक रहा है, गेहूं और धान की खरीद नहीं हो रही, उन किसानों की गर्मी योगी जी कैसे निकालेंगे? ये सवाल मैं योगी जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। तो सुना आपने, ये थे जयंत चौधरी जो अपनी बात रख रहे हैं आगरा में। आगरा क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। आगरा की तमाम सीटें, 6 की 6 सीटें जो थी, माफ करें 9 सीटें, 9 की 9 सीटें जो हैं बीजेपी के खाते में गई थी। सही कह रहा हूं अजय जी? 9 की 9 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, लेकिन वहां भी कई जगह पर बीएसपी नंबर 2 पे थी। इस वक्त समाजवादी, और पिछली दफा आप याद कीजिए कि जाटों का पूरा कुनबा बीजेपी के साथ था। 2013 का दंगा आपको याद होगा, मुजफ्फरनगर, और उस दंगे की याद 2013 और 2022 9 साल बीत गए, लेकिन उस बारे में वो जो शब्द है दंगा, वो अभी तक बीजेपी उसका साथ नहीं छोड़ रही है, क्योंकि वो तो दंगा शब्द जो है वो अपने आप को पीछे खींच रहा है, लेकिन बीजेपी उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। बार बार कहती है कि ये आ जाएंगे, ये लड़के आ जाएंगे तो ये हो जाएगा। एक लखनऊ वाला, दूसरा दिल्ली वाला, यानी कि लखनऊ में अखिलेश यादव और दिल्ली में रहते हैं जयंत चौधरी, नजदीक है, दिल्ली में भी घर है, तो दिल्ली रहते, तो ये दोनों लड़के आ जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में क्या होगा? उसी कानून व्यवस्था को मजबूत कर चुके हैं हम, और आगे भी करने दीजिए, ये कहते हैं। लेकिन यहाँ पर और भी बहुत लोग हैं। आपसे जानना चाहूंगा, भाई साहब आप करते क्या हैं? ऑटो चलाने में। देखिए ये ऑटो चला, जरा इनके ऑटो को भी देखिए, पीछे आपका है ना, ये इनका ऑटो है। ठीक है, आ जाओ इधर। तो मैं आपसे थोड़ा सा समझना चाहूंगा कि आप ऑटो चलाते हैं, भाई साहब आपका नाम क्या है? मोहम्मद सोगिन। तो आप रात को भी चलाते होंगे ऑटो? कोई तकलीफ होती है? पहले होती थी, अभी नहीं होती, ऐसा कुछ है? कानून व्यवस्था बिल्कुल पहले खराब थी, अभी अच्छी है, क्या है? कानून व्यवस्था तो सबसे खराब हो गई है इस टाइम। पुलिस प्रशासन कहीं ऑटो चलाने देती नहीं, जहाँ भी रोकती है जवाब दी फोटो खींच लेते, इतनी कमाई होती नहीं है। बताओ, इस टाइम भी मेरे कम से कम 8-10 हज़ार रुपये चलाने कहाँ से करूँगा मैं? एक परेशानी है, आप लोग देख रहे होंगे कि ये परेशानी है। कब में चलान होगा? हम बस चलाते हैं, गाड़ी ले जा रहे हैं, पीछे से फोटो खींच दिया। आप बस चलाते हैं? जी सर, पीछे से चलान कर दिया। मालिक साहब हमसे पूछते हैं भाई चलान कहाँ करवागा, मगर साहब हमें तो पता भी नहीं, हमें पता ही नहीं चलान कब में हुआ, गाड़ी जा रही है और चलान हो गया, हमें डांट मिलती है। तो दोस्तों देख रहे हैं, एक नई यही है, फील्ड में आप आते हैं तो बहुत सारी चीजें, बहुत अलग अलग चीजें मिलती हैं। आप स्टूडियो में बैठ करके प्रोग्राम करते हैं तो स्टूडियो में कुछ और चीजें रहती हैं, लेकिन जब आप लोगों के बीच पहुंचते हैं तो समस्याएं क्या हैं ये जानिए। तो ये अपने आप में एक अलग है कि फोटो खींच करके और चालान दे देना, और इनका कहना है कि हमारी गलती नहीं होती है। तो ट्रैफिक पुलिस का काम यही है कि सिर्फ फोटो खींचो, और ये बता रहे हैं कि 8,000 से ज्यादा रुपए का चालान ऑलरेडी 8,500 रुपए का कहां से पटाऊंगा। बिल्कुल सही बात है कि एक गरीब आदमी अगर वो रोजी रोटी के लिए अगर वो ऑटो चला रहा है तो वो कहां से, और क्या ये गरीबों की सरकार है, ये जानेंगे। थोड़ा सा एक बार दीपक जी आपके पास आना चाहूंगा। एक तरफ जाटों को अपनी तरफ लाने की कोशिश दीपक जी, और उसमें जाट नेता जो हैं
और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस नेता को यानी कि जयंत चौधरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नेता बना दिया गया है। लेकिन जयंत चौधरी के दादाजी को याद कीजिए, किसानों के नेता, और पूरे देश में जब भी बात होती थी खेती किसानी की या इस तबके में किसी भी तरह की परेशानी की, तो वो परेशानी जो है उसके लिए एक ही नेता नजर आता था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव को जीतना है तो जयंत चौधरी को अपने पाले में कर लो। तो एक तो ये, और दूसरा जो यहाँ जो साथी हैं जो कह रहे हैं, ये अपने आप में एक अजूबा है, अजूबा केस दिखाई दे रहा है, और कह रहे हैं कि दावे के साथ कोई उसमें हम एग्जेजरेट नहीं कर रहे हैं, बातों को बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही हो रहा है। ऑन कैमरा ये लोग कागज भी दिखाने के लिए तैयार हैं कि क्या कुछ हो रहा है। तो इसलिए ये दो बातों पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा दीपक जी। देखिए, भारत में बहुत सारे ऐसे राजनीतिज्ञों के परिवार हैं राजीव जी, उनमें से मैं इस चौधरी परिवार को बड़ा हाई रेटिंग करता हूं, खासकर अजीत चौधरी साहब और अपने जयंत चौधरी साहब। इन लोग बहुत अच्छे मतलब क्वालिफाइड तो है ही, इसके साथ ही बड़े शालीन हैं। हमारी राजनीति में जो शालीनता जो है, जो गुम होती जा रही है, हम देखते हैं कि बहुत ही शालीन तरीके से राजनीति कर रहे हैं। जयंत चौधरी भी जिस तरीके से बात करते हैं, जिस तरीके से अपनी बातें करते हैं, या उसमें वो जिसको हम कहते हैं कि स्तर नजर आता है। लेकिन ये बात जरूर है कि उन्हीं को अपने खेमे में लाने की बीजेपी बहुत कोशिश इसलिए कर रही है कि शायद वही एक ऐसा उनको लगता है कि ये शायद इस ग्रुप में एक ब्लैक शिप हो सकता है, एक है जिसको हम अपने खेमे में ला सकते हैं। हालांकि मुझे अब लगता है इस हिसाब से इनकी ताकत बढ़ रही है, और जिस तरीके से उनका दायरा बढ़ता जा रहा है जयंत चौधरी का सपा के कारण, इसमें कोई शक नहीं कि दोनों एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। देखिए, राजनीति में जब भी दो पार्टियां मिलती हैं तो दोनों मिलकर मतलब एक और एक, वहां पे दो नहीं होता, एक और एक 11 हो जाता है। तो सपा और जयंत चौधरी दोनों जो है आपस में मिलकर अच्छी खासी ताकत बन चुके हैं, जो देख रहे हैं। दूसरा, जो वहां के जो अपने ट्रांसपोर्टर्स की जो प्रॉब्लम है, उन भाइयों के प्रति वाकई बड़ा दुख होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, ये इसकी सरकारें जहां जहां है, वैसी उस तरह की क्रूरता जो है आपको हमेशा नजर आएगी। अभी कुछ दिनों पहले ही हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एक छोटे से एक अपराध हुआ और पता चला कि उस व्यक्ति की पूरी बिल्डिंग ही ढहा दी गई। आप याद कीजिए कि किस तरीके से सीएए लोगों से निपटा गया, किस तरीके से किसानों से निपटा गया। तो एक जो राज्य के अंदर, सरकार के अंदर जो एक दया भाव होना चाहिए, संवेदना होनी चाहिए, मानवीयता होना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी के लगभग सभी सरकारों में बिल्कुल नहीं है। वही उनकी भाषा में नजर आता है। वक्त जो मारने की बात, तमंचे की बात, इसकी बात, उसकी बात, घुस के मारेंगे, फला करेंगे, ये जो भाषा है ये उनकी मानसिकता की देन है। मुझे इन लोगों के प्रति बड़ी सहानुभूति है। आप याद कीजिए, बहुत सारे लोगों ने जो आंदोलन किया था सीएए के खिलाफ, नागरिकता कानून के खिलाफ, उनका जायज अधिकार था। जिस तरीके से उनके लोगों को प्रताड़ित किया गया, किस तरीके से बहुत सारे लोगों को अंदर कर दिया गया, और यहां तक कि उनकी तस्वीरें जो है वो चौक चौराहे पे लगवाई गई, और उसको बड़े गर्व के साथ कहा जाता था। अभी भी अमित शाह और योगी जो है उस बात को गर्व के साथ बताते हैं कि केवल निपटा जाएगा, बल्कि इनकी जो तस्वीरें हैं चौक चौराहों पर भी लगाई जाएगी। तो ये बहुत ही दुखद है, और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि अगली सरकार जो भी आए, हम नहीं कह सकते कौन सी आएगी, लेकिन कम से कम एक मानवीयता तो होनी चाहिए उनके अंदर, एक संवेदना होनी चाहिए। आखिरकार आप किनका दमन कर रहे हैं? आप अपने नागरिकों का ही दमन कर रहे हैं। कितने शर्म की बात है कि एक मानवीय और संवेदना से भरा हुआ राज्य हमने निर्मित किया था 1947 में, जो आज 75 साल पूरा होते होते, जिसको यह अमृतकाल के नाम से घोषित कर रहे हैं। यह अमृतकाल ने, मुझे लगता है ये तो बेचारों का बड़ा मरण काल आ गया। जितने भी वर्ग आप देखिए, ये सारे के सारे बड़े परेशानी में जी रहे हैं। तो जो भी हो, जो भी अगली सरकार बने, इनके दुख दर्द दूर हो, यही हम कामना कर सकते हैं। राजू जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और खासकर एक संवेदना, एक मानवता जो है वो होनी चाहिए लोगों में, और खासकर सरकार में। सरकार अगर संवेदनशील ना हो तो फिर यहाँ कुछ बात ही अलग है। लेकिन अजय जी, आपसे जानना चाहूंगा, 3 चीजों पर ये सरकार जो है चुनाव लड़ रही है, योगी सरकार। पहला, कानून व्यवस्था की बात कर रही है। दूसरा, कह रही है कि हमने शौचालय और आवास योजना को घर घर पहुंचाया है।
तीसरा कह रही है, जिसमें ये जन कल्याणकारी योजनाएं जो हैं, उसमें जन कल्याणकारी योजनाओं को सामने रख रही है। शौचालय, आवास की बात कर रही है, इस बार गैस की बात नहीं कर रही है। लेकिन जब पुराने विजुअल्स निकाले जाते हैं, यही मोदी जी, यही अमित शाह जी जब गन्ना किसानों की बात करते थे आज से 5 साल पहले, जब बाकी परेशानियों की बात करते थे, खासकर उज्ज्वला योजना आप याद कीजिए, गैस सिलेंडर घर घर, और उसका खूब फायदा मिला था। उस वक्त महिलाएं निकल करके एक मुश्त बीजेपी के पक्ष में वोट की थी। इस बार महिलाएं, क्योंकि महिलाओं का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जन कल्याणकारी योजनाओं में एक और भी है जो शायद कुछ राशन पहुंचाया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, केंद्र की बात नहीं कर रहा, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ। तो जो राशन पहुंचाना, 5 किलो राशन अनाज जो है, और उसके अलावा ये शौचालय और आवास, इसका कितना, और इन सब के ऊपर जो ढकने की चादर जो है, कानून व्यवस्था को हमने मजबूत कर दिया है। क्या ये 4 जो चीजें हैं, ये 4 चीजें बीजेपी को, यानी बीजेपी कन्हैया पार लगा पाएंगे? देखिए, कोई भी सत्ताधारी दल वो अपनी बड़ाई करता ही रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं, वो तो बट नेचुरल है। लेकिन जहां तक अगर कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो हाथरस का केस क्यों भूल जाते हैं? कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो लखीमपुर का केस क्यों भूल जाते हैं? कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो सेंगर को क्यों भूल जाते हैं, चिन्मयानंद को क्यों भूल जाते हैं? उनको भी याद करना पड़ेगा, उनकी भी बात कीजिए। 2 दिन पहले बुलंदशहर की घटना भी जहां गई थी, बहुत सारी घटनाएं हैं, और एनसीआरबी का डाटा भी ये कहता है। देखिए, एनसीआरबी का डाटा जो जिसको ये लोग दिखा रहे हैं, उसमें भी बहुत बड़ा पेच है, क्योंकि वो एक डाटा लेते हैं 2014 का, 13-14 का, और दूसरा लेते हैं 2019-20 का, जबकि सरकार 12 से लेकर 17 तक थी, उसका एवरेज नहीं लेते। वो जिस 2014 का आधार वर्ष लेते हैं, क्योंकि उस साल सबसे ज्यादा जो है घटनाएं हुई, और अपना डाटा लेते हैं 2020 का, क्योंकि उस समय कोरोना पीरियड था, उस समय सबसे कम घटनाएं हुई। तो उन दोनों को कंपेयर करते हैं। ये अभी इनसे कहा जाए कि आप 2017 में आए, 18 में क्या स्थिति थी तो नहीं बात करेंगे, 19 में क्या स्थिति थी बात नहीं करेंगे, ये 20 का डाटा देंगे और उधर 14 का डाटा देंगे, जब उधर हाईएस्ट था और जब इधर लोवेस्ट था। तो ये एक बहुत बड़ा गेम है, और ये इसको इसलिए इन सब चीजों के बारे में तो जनता खुद ही जानती है कि किस तरह की स्थिति थी और किस तरह की स्थिति है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो कोरोना काल में जितनी अव्यवस्था हुई है, जो लोग पैदल गए हैं, भूखे मरे हैं, ये इन्हीं सड़कों पे, ये पीछे आपको जो सड़क दिख रही है, इन्हीं सड़कों पे लोग पैदल गए हैं, और जिनके ऊपर जो है वो सैनिटाइजर की जो है बरसात की गई थी, और वो सारा चीज इसी गाजियाबाद और इसी जो है यमुना एक्सप्रेस वे और इन पर हुआ है। वो सारा इलाका, यहाँ से लेके आगरा तक जो इलाका है, वो सारा का सारा जो है वो जाटलैंड है। वो वही इलाका है जहाँ पर पहले चरण में चुनाव हो रहे हैं, और जहाँ पर लोगों ने उन लोगों की दयनीय स्थिति देखी है। तो अगर उन चीजों को वो लोग दिमाग में रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो बीजेपी को वोट देंगे, पहली बात। फिर दूसरी बात ये भी है कि जहां तक जो है उन्होंने बताया शौचालय की बात, ठीक है, शौचालय की बात कोई इनका ये नई योजना नहीं थी, निर्मल ग्राम योजना पहले से चल रही थी, ठीक है। उसमें उस समय जो है उतना टैंप नहीं था, कम शौचालय बनते थे, उसके बाद वो बढ़ा, लेकिन कोई यूनिक योजना ले आए हो ऐसा कुछ नहीं है। फिर दूसरी बात, तीसरी बात जो आपने कही कि घरों वाली, तो घर वास्तव में मिले हैं, लेकिन अगर आप एक गांव में, मतलब ऑन एवरेज एक गांव में 6 से 7 घर मिले पहली। और जो अभी का जो इन्होंने बजट जो दिया है, उसमें इन्होंने बताया कि 44,000 करोड़ का बजट दिया है, और उसमें 55 लाख घर बनाएंगे। तो आप 44,000 को जरा जो है 55,000 से 55 लाख से डिवाइड कर दीजिए, और आपको पता चल जाएगा 55-60 हजार रुपए आते हैं। तो 55-60 हजार में तो कोई घर बनता नहीं सॉरी। तो ये सारे जो है ना, ये सब आंकड़ों का, जुमलों का गेम है, और जिसको हमेशा वो कह भी देते हैं, अभी चुनाव समाप्त हो जाएगा उसके बाद ये कह भी देंगे कि वो तो जुमला था, ठीक है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन सब चीजों को अगर मतलब ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव में लोग देखेंगे, उनको सारी चीजों को, वो कोरोना काल और वो सारी चीजें देखें। उज्ज्वला का नाम क्यों नहीं लेते? उज्ज्वला का नाम इस समय कोई एक भी का जो है भाजपाई नेता जो है उज्ज्वला का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि उसे पता है कि 80% जो है सिलेंडर दोबारा भरे ही नहीं, क्योंकि 1,000 रुपए का सिलेंडर तो आजकल का मध्यम वर्ग भी जो है भरवाने के लिए जो है सोचता है।
और आप निम्न वर्ग जिनको आपने जो है, और एक चीज और भी है, उज्ज्वला की जो ये दिया बताया जाता है कि हमने मुफ्त कर दिया, बेसिकली वो मुफ्त नहीं था, मुफ्त केवल उसका जो है रेगुलेटर था। सिलेंडर और चूल्हा उनको जो है सब्सिडी के थ्रू कटना था, और वो पैसा आपको पूरा, जब सब्सिडी पूरी से खत्म हो जाता तो वो मुफ्त तो था ही नहीं। खड़े को वो जो है 2000 से जो है 500-600 रुपए का चूल्हा या 1500 रुपए का सिलेंडर, मान लो मोटा मोटी आप 2000 रुपए भी मान लो, तो वो 2000 रुपए नहीं दिए, उन्होंने सिर्फ 150 रुपए का वो रेगुलेटर दिया था, जिसको उन्होंने इस तरह से जो है वो किया। लेकिन उसके बाद उन सारी चीजों के बाद आप आज सब्सिडी खत्म होने के बाद 1000 रुपए का सिलेंडर है, कौन भरवाएगा? सारे जो है, तो ये सारी चीजें अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखेंगे, और जहां तक कानून व्यवस्था की यह बात करते हैं, ये तो हमने बाकी योजनाओं की बात, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, तो अगर ये क्यों जो है पिछली सरकारों की बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया जैसे कि 2014 और 2020 के ही डाटे को जो है ये कंपेयर कर रहे हैं, उससे दिखाते हैं कि हमारे समय में अच्छा हो गया, क्योंकि कोरोना काल में वैसे भी कुछ नहीं था, लोग घरों में थे, किसी तरह का वो था ही नहीं। और रही बात मायावती के समय में 2007 से 2012 सॉरी, कानून व्यवस्था की हालत कई गुना अच्छी थी इनसे। कभी आप ये देखिए, भाजपा कभी भी जो है मायावती के समय से कंपेयर क्यों नहीं करती? पिछली सरकारों को अगर कंपेयर करना है तो मायावती की सरकार को भी कंपेयर करें, वो नहीं करती। तो ये सब इनके जो है आंकड़ों का, जुमलों का गेम है, बाकी मुझे इसमें कोई तथ्य नहीं दिखता। आंकड़े जो हैं और जुमले, इसलिए क्योंकि अगर आप नहीं कुछ कर पाए तो आप कहते हैं कि वो तो जुमला था। जैसे 2 करोड़ नौकरी जुमला, 15 लाख रुपए हर के खाते में आएंगे, वो भी जुमला। ऐसी बहुत सारी चीजें। अब क्या आने वाले समय में अगर इनकी सरकार रिपीट होती है, जैसे यहाँ कह रहे हैं सब लोग, वो कह रहे हैं कि नहीं जी इस बार तो समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, लेकिन अगर बीजेपी की सरकार आती है तो अभी जो बातें हो रही हैं क्या वो भी जुमला साबित होगा? एक बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल से रिलेटेड बहुत सारे और भी सवाल निकलेंगे। लेकिन एक आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा अमलेंदु जी। गाजियाबाद को बहुत नजदीक से आप जानते हैं अमलेंदु जी, क्या कहता है, आप तो अभी ग्रेटर नोएडा में बैठे हुए हैं, क्या कहता है गाजियाबाद? बहुत लंबा समय आपने बिताया यहाँ पर। तो मुझे लगता है गाजियाबाद जो है वो गठबंधन के पक्ष है, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ कुछ नहीं है, मुझे लगता है। गाजियाबाद जो एक समय में कांग्रेस हाय स्वयं गोयल यहाँ सांसद रहे, मजबूत नेता रहे, केसी त्यागी भी यहाँ से एक बार जनता दल यू की वाले जो यहाँ पर लोग जनता दल से एमपी हुए, और त्रिलोक त्यागी यहाँ लोकदल के बड़े नेता हैं, वो भी यही निवास करते हैं गाजियाबाद में ही। तो जहाँ पे आप खड़े हैं यहाँ से थोड़ी दूरी पे ही उनका घर है। तो ये कुल मिला के जो शहर की सीट जो समझी जाती थी, यहाँ से बीएसपी भी एक बार जीत चुकी, सुदर्शन बंसल विधायक हुए, और वो अभी उनका निधन हुआ है 3-4 दिन पहले कोरोना से। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ जो नेता अतुल गर्ग, उनको लेकर के पार्टी के अंदर भी कुछ नाराजगियां सुनी जाती हैं, ज्यादा हैं कुल मिलाकर के। तो सारी स्थिति जो है, और जिस तरीके से गठबंधन मजबूत हुआ है, और शहरों में जिस तरीके से व्यापारी वर्ग, खासतौर से छोटा व्यापारी है, उसके अंदर जिस तरीके से नाराजगी बढ़ रही है, वो सब मुझे लगता है कि वोटों में तब्दील होगी निश्चित तौर पे। और भारतीय जनता पार्टी जो सोचे बैठी है कि हिंदू मुसलमान करके, जिन्ना पाकिस्तान करके, ये सब करके उसे कुछ लाभ मिल जाएगा, मुझे लगता है कि ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि पेट की आग जो है राजीव जी, और जो अपनी समस्याएं हैं, वो जब सिर चढ़ के बोलने लगती है तो फिर हिंदू मुसलमान और जिन्ना पाकिस्तान नहीं चला करते हैं। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर यही स्थिति धीरे धीरे बनती जा रही है। अब जिन्ना पाकिस्तान जो है, ये पेट की आग पे भारी नहीं पड़ पाएंगे, पेट की आग जो है वो इस पे भारी पड़ेगी। जी राजीव, बहुत सारी बातें आप बता रहे हैं, और इस वक्त जबकि चुनाव बिल्कुल चरम पर है, तो बहुत कुछ अभी हम लोग देखेंगे। समय खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ एक आखिरी 1-2 मिनट में आप लोगों का 1 मिनट में चाहूंगा, क्योंकि समय बिल्कुल खत्म। क्या कहते हैं आप, अभी जुड़े हैं, आप क्या कहते हैं, इस चुनाव को आप किस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि बीजेपी सरकार है, ये हिंदू करवाती है। हम चाहते हैं कि आपका सरकार आवे, अखिलेश की आवे। क्यों चाहते हैं कि अखिलेश की सरकार? ये बढ़िया काम होता है उसमें। हिंदू मुस्लिम नहीं करवाते? नहीं करवाते। ऐसा है कि बीजेपी, लेकिन वो कहते हैं कि जो दंगा हुआ था तो अखिलेश की सरकार में हुआ था। नहीं, बीजेपी की सरकार में होता दंगा हुआ था, इसमें बीजेपी 2013 में हुआ था। नहीं,
अब जो बता रहे हैं ना तुम्हें 2018 की और 19 की, ये बीजेपी सरकार में दंगा होता है। हम चाहते हैं कि अगले सरकार आवे। आप चाहते हैं कि सपा की सरकार आए, आप क्या चाहते हैं? अखिलेश सर को। अखिलेश की सरकार। आप बताइए। हम ये चाहते हैं कि एक बात बताइए, जयंत चौधरी जी कौन है, इससे क्यों डरते हैं? क्यों डरते हैं इनसे? किन से? जयंत चौधरी से क्यों डरते हैं लोग? क्यों डरते हैं? वो कहते हैं जाट कहते हैं ना, जाट से क्यों डरते हैं लोग? सब ये कहते हैं ना कि जाट, जयंत चौधरी जाट, कि जाटों की चलेगी, ये होगा वो होगा, क्यों डरते हैं इनसे लोग? नहीं, आप बताइए, मैं नहीं जानता। मैं कह रहा हूं, जयंत चौधरी जी कौन है, क्यों डरते हैं इनसे? बीजेपी है वो? नहीं है, बीजेपी नहीं है वो, तो अपना उनकी पार्टी है, रालोद है उनकी पार्टी। इनसे क्यों डरते हैं लोग? बताइए बताइए। सभा में क्यों नहीं डरते लोग? सभा में तो कोई नहीं डरता। क्यों? सबकी सुनती है वो, हिंदू मुस्लिम सबकी सुनती है नहीं, तो क्यों नहीं आनी चाहिए समाजवादी? बताइए। समाजवादी की बात कर रहे हैं, यहाँ जितने भी हैं समर्थक सब समाजवादी की बात कर रहे हैं। आप भी अभी इनके ऑटो की बात हम कर रहे थे, और ऑटो की समस्या इनकी जो है ये बता रहे थे। ये भी यहाँ ट्रांसपोर्ट, ये जो हम एरिया जहाँ पे हम खड़े हैं, ये पहले जैसे हमने बताया ये ट्रांसपोर्ट का एरिया है, और खासकर न्यू बस स्टैंड का एरिया है। न्यू बस स्टैंड है, बगल में ये जो पीछे ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये मेट्रो स्टेशन है, ये गाजियाबाद का मेट्रो स्टेशन है, और गाजियाबाद में हम हैं। और ये गाजियाबाद जैसे बता रहे थे कि यहाँ 5 गाजियाबाद जिले में 5 विधानसभा, जिसमें से गाजियाबाद एक अपने आप में है। लोनी बहुत ही महत्वपूर्ण है, लोनी की बात हमने बताई। लेकिन आप जैसे बता रहे हैं नंदकिशोर गुर्जर जो लोनी के भाजपा के विधायक हैं, जिन्होंने सीधी चुनौती दी थी किसानों को, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर वहीं पड़ता है, तो वहां किसानों को चुनौती दी थी। तो इस बार किसान नाराज, मुसलमान नाराज, जाट नाराज, तो क्या बीजेपी जीत पाएगी? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत कुछ जो है वो 10 तारीख और 14 तारीख को समझ में आएगा। लेकिन आज दोस्तों गाजियाबाद से एक मिनट, गाजियाबाद से इस कार्यक्रम को, जो ग्राउंड जीरो से इस कार्यक्रम को अब समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। आज बहुत सारे साथी जो जुड़े, अपनी बातों को आप लोगों ने रखा, माफ कीजिएगा, आप लोगों की बातों को, आपके कमेंट को नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन चूंकि बाहर हूं और इस वक्त हमारा लैपटॉप सामने नहीं है, इसलिए आप लोगों का कमेंट नहीं ले पा रहा हूं। लेकिन कल फिर किसी और जगह से, ग्राउंड जीरो से कल फिर शाम 7 बजे आपके सामने हाजिर होंगे। आज तब तक हमें इजाजत दीजिए, लेकिन उससे पहले हमारे 3 साथी अजय सिंह जी हमारे साथ जुड़े रहे, अजय जी, और साथ में अमरिंदर उपाध्याय जी और दीपक पासपोर जी, आप तीनों को बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और शुक्रिया अदा करता हूं तहे दिल से आप तमाम दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आप सबका जो हमारे साथ जुड़े रहे, इस कार्यक्रम को देखते रहे, और यहाँ तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़ करके अपनी बातों को जिन्होंने रखी, आप सबको भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर। ठीक है।